हेलो मेरे चांद सितारों को डॉक्टर अनुराधा का नमस्कार। कैसे हो आप सब? एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कैसी चल रही है नीट की तैयारी? एकदम फोड़ू झक्कास। कौन कौन फोड़ने वाला है नीट अगले साल? सभी? पढ़ना भी तो पड़ेगा। कैसे पढ़ रहे हो बायो? मैं भी पढ़ा रही हूँ, जैसे भी पढ़ रहे हो। पढ़ना है तो पढ़ लो, है ना। आज बच्चा लोग हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और स्टार्ट करने के पहले अपना मोटो याद रखना है। क्या है अपना मोटो? वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर, है ना। हम सपने देखते हैं और कड़ी वाली मेहनत करते हैं और विजय पाते हैं। चले विजय पथ पर। स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग। हाँ, ये फोटो दिख रही है। इसमें क्या है देखो, उधर oogenesis है, इधर स्पर्मेटोजेनेसिस है। स्पर्मेटोजेनेसिस को हम लोग अभी पढ़ेंगे, oogenesis को बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस है, इसको बाद में सम अप करना। अभी एक एक स्टेप वाइज पढ़ेंगे। ये बच्चा, ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको भी बाद में कंपैरिजन करना है ना। वो वाला आज हमें पढ़ना है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और इधर जो कंपैरिजन है ये oogenesis का है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस को सम अप करें। इसमें देखो क्या है, पहले एक बार सम अप करते हैं, फिर स्टेप वाइज बताएंगे। जब भी कोई बच्चा प्यूबर्टी गेन करेगा, ठीक है, जब भी कोई बच्चा प्यूबर्टी गेन करेगा तो क्या होगा, उसके टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, हम लोग टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं बच्चा पहले के लेक्चर में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेक्चर देखना। टेस्टिस होता है, उसमें बहुत सारे लोब्स होते हैं बच्चा, ठीक है। और हर लोब के अंदर लगभग 250 लोब है, ठीक है। और हर लोब के अंदर 1 से 3 ऐसे कॉइल्ड ट्यूब्स होती है, ठीक है। उन्हें बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और उन्हीं ट्यूब्यूल्स में बच्चा स्पर्म बनता है। और शुरुआत का जो सेल है जिससे स्पर्म बनेगा, वो पहला सेल बच्चा होता है स्पर्मेटोगोनिया। क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया, जिसे जर्म सेल बोलोगे, मेल जर्म सेल, ठीक है। मेल जर्म सेल क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। वो ना अपनी खूब सारी संख्या बढ़ेगा, माइटोसिस करेगा और उसकी संख्या बढ़ेगी, ठीक है। माइटोटिक सेल डिवीजन करेगा बहुत सारा, और फिर वो बनेगा बेटा उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी शुरुआत वाला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये स्पर्मेटोगोनिया से लेके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है पता है? स्पर्मेटोसाइटोसिस, ठीक है। क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं स्पर्मेटो, ठीक है, साइटोसिस। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है, ठीक है। तो स्पर्मेटोसाइटोसिस, स्पर्मेटोगोनिया से लेके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनना। उसके बाद बच्चा, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें एक बार मियोसिस होगी, यानी कि रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। आधे हो जाएंगे उसके क्रोमोसोम, क्योंकि अब स्पर्म बनाना है ना बच्चा, और स्पर्म में एक ही सेट होना चाहिए क्रोमोसोम का, जबकि बॉडी के जितने सेल्स होते हैं सब में लगभग कितने सेट होते हैं बेटा? लगभग नहीं, सब में 2 ही सेट होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम टोटल। जबकि स्पर्म में 46 से घट के 23 हो जाते हैं। तो 23 करने के लिए बेटा मियोसिस होनी चाहिए, यानी कि रिडक्शन डिवीजन। तो जर्म सेल तो बेटा 46 क्रोमोसोम वाला है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का भी वही हाल है, ठीक है। इसमें हुई रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस, मियोटिक डिवीजन। फिर क्या बने? 23 क्रोमोसोम वाला क्या बन गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, ठीक है। अब उसमें फिर से एक बार मियोसिस होगी, फिर से एक बार मियोसिस होगी, तो बनेगा बेटा स्पर्मेटिड, ठीक है। तो शुरुआत से देखो, स्पर्मेटोगोनिया था, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग होती है। टेस्टिस है, टेस्टिस में 250 लोब है लगभग, हर लोब में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है।
वो वही पाइप है जहाँ स्पर्म बनता है। अब उस पाइप की जो लाइनिंग है उसमें सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। वो सेल माइटोसिस कर गया और क्या बना दिया बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना तो क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोसाइटोसिस, ठीक है। फिर वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस हो गई, है ना, एक बार, तो क्या बना बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, प्राइमरी से सेकेंडरी। फिर उसमें एक बार मियोसिस होगी और स्पर्मेटिड बनेंगे, क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड बनेंगे। फिर स्पर्मेटिड जो होता है बेटा वो सर्कल होता है, उसमें फ्लैजिला नहीं होता, मूव नहीं कर सकता, वो डिफरेंशिएट होगा यानी मैच्योर होगा, सिंपल सी बात, मैच्योर होकर स्पर्म बन जाएगा, जिसे स्पर्मेटोजुआ बोलेंगे, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ बनेगा, यहाँ कोई मियोसिस माइटोसिस नहीं, बस मैच्योर होने वाले प्रोसेस है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं तो क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्म जनरेट हो रहा है स्पर्मेटिड से तो स्पर्मियोजेनेसिस, क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस। और पूरा प्रोसेस बेटा स्पर्मेटोगोनिया से लेके स्पर्मेटोजुआ बनने का पूरा प्रोसेस कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है बेटा, देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, जो गैमीट को प्रोड्यूस करें। मेल में क्या होगा बच्चा, टेस्टिस होगा, सिंपल सी बात है, मेल में क्या होगा, टेस्टिस होगा, और टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म को, जो कि मेल गैमीट है। और फीमेल में बेटा ओवरीज होंगी, है ना, और वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, ओवम, है ना, ओवम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो गैमीट प्रोड्यूस करें। मेल का हो गया टेस्टिस, फीमेल का हो गया ओवरी। टेस्टिस ने प्रोड्यूस किया स्पर्म, फीमेल में ओवरी ने प्रोड्यूस किया ओवम, ठीक है। अभी हमको देखना है कि ये स्पर्म कैसे प्रोड्यूस हुआ। शुरू में हमने एक समरी बताई थी, अभी हम पूरा स्टेप वाइज देखेंगे। ये बच्चा एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, क्या दिया है, हमने बताया था ना बेटा, टेस्टिस में क्या होते हैं, 250 कमरे हैं। टेस्टिस एक घर है जिसमें 250, लगभग 250 कमरे हैं, और हर कमरे में 1 से 3 लोग रह रहे हैं। और वो 1 से 3 लोग क्या है बच्चा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो पाइप है, ठीक है। हर पाइप के अंदर क्या बन रहे हैं बेटा, स्पर्म बन रहे हैं। उस पाइप को यहाँ काट के देख रहे हैं, ठीक है। ये काट के देखा तो ये बोल रहे हैं कि ये देखो डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना। अब इसमें देखो क्या है, सबसे पहले ये है स्पर्मेटोगोनिया, क्या है, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। एक सेल होगा तो गोनियम बोलेंगे बेटा, कई सेल होंगे तो गोनिया बोल दिया। उससे क्या बना बच्चा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, कैसे बना था, माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस। उसके बाद बेटा क्या हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस हुई और क्या बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। फिर उसमें मियोसिस हुई एक बार और, तो क्या बन गया, स्पर्मेटिड बन गया। फिर वो मैच्योर हो गया और स्पर्मेटोजुआ बन गया, यही है ना बेटा। अब ये जो स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, इसको बोलेंगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, है ना। क्यों बोलेंगे बच्चा, क्योंकि स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, किससे, स्पर्मेटोगोनियम से, ठीक है। उसके बाद बच्चा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। कैसे बना बेटा, मियोसिस 1, ठीक है, मियोसिस 1, फर्स्ट मियोसिस। उसके बाद बच्चा सेकेंड मियोसिस होगी तो प्राइमरी ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बन जाएगा, स्पर्मेटिड बन जाएगा। फिर स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजुआ बनना है, यानी मैच्योर होना है, क्या बनना है बेटा, मैच्योर होना है, बड़ा होना है। तो उसके लिए ये प्रोसेस क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। क्या बोलेंगे बच्चे, स्पर्मियोजेनेसिस। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, पूरा प्रोसेस क्या बोलोगे, पूरे प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को बोल देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, सिंपल। स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, क्यों, माइटोसिस हुई थी।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, क्यों? मियोसिस हुई, पहली मियोसिस, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में दूसरी मियोसिस होगी, बन जाएगा स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड में स्पर्मियोजेनेसिस यानी मैचुरेशन प्रोसेस होगा और बन जाएगा स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, और यहाँ देखो ये जो ल्यूमेन है ना, ल्यूमेन है ट्यूब्यूल की पाइप, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जो पाइप है, वो बाहर से अंदर तरफ में आना है, यानी ल्यूमेन में। ल्यूमेन कैसे समझोगे? मान लो कोई पाइप खरीद के लाते हैं, तो उसकी पाइप में प्लास्टिक वाली दीवार होती है और अंदर से खाली जगह जहाँ से पानी बहता है, तो वो अंदर वाली खाली जगह हो गई ल्यूमेन, और दीवार हो गई वो प्लास्टिक वाली दीवार हो गई। प्लास्टिक वाली दीवार में ही मान लो स्पर्म बन रहे हैं, और बन के कहाँ? उस खाली जगह में आ रहे हैं, ल्यूमेन में, जहां से वो बाहर निकलेंगे। ठीक है, सिंपल सा है। अब देखो एक एक स्टेप बच्चा एनसीईआरटी में ऐसे बताया ना कि इंटेस्टिस क्या होता है? इंटेस्टिस इमैच्योर मेल जर्म सेल, जो मेल जर्म सेल्स होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, अभी मैं बता चुकी हूँ बेटा, स्पर्मेटोगोनिया, वो इमैच्योर है। ठीक है, वो प्रोड्यूस स्पर्म बाई, वो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, और पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और कब शुरू होती है? प्यूबर्टी पे, ये भी बता चुके हैं हम। ठीक है, और ये बच्चा एक माइक्रोस्कोप में देखा गया टेस्टिस को, तो ये पूरी की पूरी ट्यूब्यूल है ना, ये पूरी की पूरी, मैंने बताया ना ये पाइप की प्लास्टिक की दीवार है, और अंदर जो ये खाली जगह दिख रही है ये वो ये जैसे पानी बहता है प्लास्टिक की पाइप में से, तो यहाँ से क्या बहेगा बच्चा? स्पर्म जाएगा, है ना, यहाँ से स्पर्म जाने वाला है। ठीक है, तो बनेगा कहाँ? यहाँ बनेगा पूरे में। ठीक है, यहाँ से बनते 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 यहाँ निकल गया, है ना। ठीक है, फिर एक एक स्टेप देखेंगे कैसे बनता है, क्या बनता है। अब ये देखो स्पर्मेटोगोनिया कहाँ होते हैं? प्रेजेंट ऑन इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं उनकी अंदर की दीवार में प्रेजेंट होता है। मैंने बताया ना पाइप खरीद के लाओ, ठीक है, पाइप प्लास्टिक की है, उसमें बाहर से दिख रहा है, बाहर की दीवार, प्लास्टिक को बाहर से भी देखेंगे ना तो बाहर की दीवार हो गई, और अंदर से झांकोगे तो अंदर की दीवार दिखेगी। वो अंदर की दीवार में बन रहा है बेटा, अंदर की दीवार में, और ये खाली जगह क्या है? ल्यूमेन है। ठीक है, बन के ल्यूमेन में आ जाएगा, ऐसे बन के ल्यूमेन में आएंगे और फिर वहां से बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया आर प्रेजेंट ऑन इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की वॉल में होगा। अभी यहाँ देखो एक फोटो समअप है कि ये टेस्टिस है, इसमें बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट है, लोब है। ठीक है, हर लोब के अंदर बेटा क्या है? कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, उस एक ट्यूब्यूल को बाहर निकालो और उस एक ट्यूब्यूल को ऐसे काट दो, क्रॉस सेक्शन देखना है, काट दिया, और वो भी इतना पोर्शन काट के देख रहे हैं। ठीक है, इतने से पोर्शन को काट दो, देखो यहाँ क्या क्या है। ठीक है, ऐसे स्पर्म बनेगा। अभी हम लोग सब चीज देखेंगे कि हाँ ये जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनियम है, फिर उसमें क्या हुई? माइटोसिस हुई तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर मियोसिस हो गई उसमें तो क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, उसमें मियोसिस हुई तो स्पर्मेटिड बना, फिर स्पर्मियोजेनेसिस हुई यानी स्पर्मेटिड का मैचुरेशन इनटू स्पर्मेटोजोआ। इतना सा है सिंपल। ठीक है, कि टेस्टिस में बहुत सारे कमरे हैं, लोब्स, हर लोब में एक से 3 लोग रहते हैं, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहती है। अभी देखो क्या बोल रहा है कि स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर्स। ये चीज एनसीईआरटी में बोल दी है तो ये हो गई इंपॉर्टेंट, हाँ 100% इंपॉर्टेंट। देखो स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन, ये स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी पाइप की अंदर की दीवार में था। ठीक है, इसमें माइटोसिस हुई और बहुत सारा इसने अपनी संख्या बढ़ा ली पहले तो। ठीक है, और बोलता है कि ये डिप्लॉइड यानी 2 सेट क्रोमोसोम वाले होते हैं स्पर्मेटोगोनियम, यानी कि इनके पास 46 क्रोमोसोम है। 2 × 23, 23 एक एन हो गया तो 2 × 23 46 हो गए। ठीक है, 46 हो गए। अभी देखो क्या होता है ना, जो पाइप है उसके अंदर एक स्पर्मेटोगोनियम का टाइप होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस एकदम डार्क सा होता है, तो बोल देते टाइप ए
डी स्पर्मेटोगोनियम यानी डार्क न्यूक्लियस वाला स्पर्मेटोगोनियम, वो टाइप ए है। वो खूब सारा मल्टीप्लाई करेगा, माइटोसिस करेगा, इतना माइटोसिस करेगा कि खूब सारे सेल्स बनाएगा और 2 तरीके के सेल्स बनाएगा। टाइप ए वाला जो है जिसके पास डार्क न्यूक्लियस है, उसने बनाया खुद अपने जैसा यानी डार्क न्यूक्लियस वाला बनाया। ठीक है, यहाँ पे देखो उसने अपने जैसा डार्क न्यूक्लियस वाला बनाया स्पर्मेटोगोनियम, टाइप ए डी, डी फॉर डार्क न्यूक्लियस स्पर्मेटोगोनियम। और क्या बनाया, टाइप ए पी यानी पेल न्यूक्लियस, धुंधला सा न्यूक्लियस, ठीक है, वाला स्पर्मेटोगोनिया बनाया। अब ये जो टाइप ए डार्क न्यूक्लियस था वो तो वापस रीजनरेट करेगा, मतलब रिप्लेस करता रहेगा टाइप ए डी से। देखो डार्क न्यूक्लियस वाले टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम से ही डार्क न्यूक्लियस वाला और पेल न्यूक्लियस वाला दोनों बन रहे हैं। ठीक है, तो जो डार्क न्यूक्लियस वाला तो खुद अपनी जगह लेता रहेगा कि वो तो डिवाइड होकर खत्म हो रहे हैं, तो हमको उनकी जगह जाना है ना यार, क्योंकि फिर से हमको पूरा प्रोसेस बनाना है। लेकिन हमको क्या देखना है, देखो बेटा हमको ये सब में ध्यान नहीं देना है, अपने को देना है कि जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम है पेल न्यूक्लियस वाला एपी, ठीक है, उससे क्या बना, टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, कैसे बना बेटा, माइटोसिस से बना। कैसे बना, माइटोसिस से बनेगा। यहाँ देखो ये बनेगा माइटोसिस से। टाइप ए पेल न्यूक्लियस से क्या बना, टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया से टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, और वही बनाएगा बेटा, उसी से पूरा स्पर्मेटोसाइट और पूरा स्पर्म बनने का प्रोसेस होगा। तो क्या याद रखोगे, किससे स्पर्म बन रहा है, टाइप बी जो है स्पर्मेटोगोनिया, उससे बनता है बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और आगे का प्रोसेस जानते हो, है ना, कि सेकेंडरी बनेगा, फिर स्पर्मेटिड बनेगा, फिर स्पर्मेटोजोआ बनेगा। तो ये जो इतनी कहानी बताई बेटा, उसमें आपको क्या याद रखना है, टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम, टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन, पूरा मल्टीप्लाई किया, इंक्रीज इन नंबर, अच्छी बात है। ठीक है, और फाइनली ये जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम है, इसी से बनेगा बेटा एक दिन स्पर्म। ठीक है, यहाँ देखो टाइप ए पेल स्पर्मेटोगोनिया था, है ना, किसने बनाया था, डार्क वाले ने। किसने बनाया था, डार्क वाले ने। सबसे ऊपर टाइप ए डार्क न्यूक्लियस था स्पर्मेटोगोनियम, टाइप ए डी स्पर्मेटोगोनियम यानी डार्क वाला, जिसका न्यूक्लियस एकदम काला डार्क है ना। फिर उसने एकदम धुंधले न्यूक्लियस को बनाया, ऐसे सेल को बनाया, ए पेल स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, अब वो क्या बनाएगा बेटा, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, और यहीं से शुरू हो जाएगा क्या, यही बनाएगा स्पर्मेटोसाइट को। ठीक है, इसने क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसने क्या बनाया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसने क्या बनाया, स्पर्मेटिड, उसने क्या बनाया, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, यहां तक तो बेटा जब तक स्पर्मेटोगोनिया बन रहा है तो माइटोसिस हुई, है ना, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट बना प्राइमरी, तो भी माइटोसिस हुई। अब इसके बाद बच्चा मियोसिस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी बना तो मियोसिस 1, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड बना तो मियोसिस 2, और राउंड स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बने तो बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। ये राउंड स्पर्मेटिड ऐसा कुछ खास नहीं है, एक्चुअली स्पर्मेटिड होता ही राउंड है, सिंपल सी बात। ठीक है, और वो स्पर्म का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो ये इससे ये बनाएगा ना, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनेगा, वही प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस। अच्छा, एक चीज और आएगी बाद में, स्पर्मिएशन। क्या होता है ना, जब ये स्पर्मेटिड थोड़ा डेवलप हो जाते हैं और इनकी पूंछ आ जाती है, ये ऐसे आई हुई है, तो ये क्या करते हैं, ये वाला जो सेल है ना, ये दिख रहा होगा, इन सेल्स के अंदर में इनके हेड घुसे हुए हैं, किसके, इन स्पर्मेटिड्स के। ये जो सेल है बेटा, इनका नाम है सर्टोली सेल। ठीक है, सर्टोली सेल, ये वाला भी सर्टोली सेल, ये वाला भी सर्टोली सेल, जो पड़ोसी हैं, 2 सर्टोली सेल है ना, उनके बीच में बेटा ये पूरा स्पर्म बनने का प्रोसेस चल रहा है। तो जैसे ही स्पर्मेटिड बना, वो जब स्पर्म में मैच्योर हो रहा होगा, तो वो स्पर्म क्या करेगा पता है, सर्टोली सेल के अंदर घुस जाएगा, ऐसे 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 उनके हेड घुसेंगे। क्यों घुसेंगे, खाना पानी लेने के लिए। सर्टोली सेल बेटा नर्स सेल होते हैं, यानी न्यूट्रिशन देते हैं,
तो ये लोग बढ़िया अपना चले गए न्यूट्रिशन लेने के, हमको खूब सारा खाना खाना है, मजबूत हो जाएंगे तब हम जाएंगे, ठीक है। फिर ये मजबूत होके यहाँ आ गए, पाइप वाली खाली जगह में घुस गए, ठीक है, और खाली जगह से फिर निकलेंगे बाहर अपना बढ़िया, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस बेटा हम लोग बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। अभी देखो सम स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो सम स्पर्मेटोगोनिया बोल दिया ना एनसीईआरटी में बेटा, वो ही क्या है, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विच पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। क्या मतलब है बेटा इस लाइन का, कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो कि टाइप बी है वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे, यानी उनके अंदर माइटोसिस होगी और क्या बन जाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और उस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कुछ कुछ पीरियड्स पे, कुछ इंटरवल पे, ठीक है, मियोसिस होती रहेगी। दिन भर तो स्पर्म नहीं बनता रहेगा ना, कुछ रुकेगा तो बेचारा है ना, थक जाएगा नहीं तो बनाते बनाते। कैसे, क्यों थक जाएगा, कौन रोकता है उसको, हम पढ़ेंगे लास्ट में, हार्मोन की वजह से। पर ये पीरियोडिकली होता है प्रोसेस, कुछ कुछ समय पे, है ना, रुक रुक के। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बन जाएगा बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस की वजह से। तो देखो टाइप ए डार्क स्पर्मेटोगोनियम बता चुकी हूँ, जिसका न्यूक्लियस डार्क हो, है ना, उसने क्या बनाया बेटा, उसने बना दिया टाइप ए पेल स्पर्मेटोगोनियम, यानी हल्के न्यूक्लियस वाला। फिर उसने क्या बनाया बेटा, टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। और यही हमारे काम का है, काम के तो सभी हैं, ये नहीं रहेगा तो ये कैसे बनेगा, हमको ये याद रखना है। टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम से क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कैसे बना बेटा, माइटोसिस हुई। कैसे बना, कैसे बना, माइटोसिस हुई, ठीक है। और उससे क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसे बनेगा, मियोसिस होगी, वो भी फर्स्ट वाली। सेकेंडरी से क्या बनेगा, राउंड स्पर्मेटिड, वो भी कैसे बनेगा, मियोसिस से, ठीक है, सेकेंड वाली। और यहाँ से राउंड स्पर्मेटिड से इलोंगेटिंग स्पर्मेटिड, यानी कि स्पर्म बनेगा फाइनली। ये तो भी लंबा हो रहा है और फाइनली स्पर्म बन जाएगा एक दिन, और वो पूरा प्रोसेस होगा स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो फिर देखते हैं आगे, है ना। ये क्या है बच्चा, ये कुछ नहीं, वही समरी फिर से बार बार आ रही है कि एट प्यूबर्टी कब स्टार्ट होता है ये प्रोसेस, एट प्यूबर्टी, स्पर्मेटोगोनिया वही टाइप बी वाले में, माइटोसिस हुई, ठीक है, क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर पहली मियोसिस हुई, क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंड मियोसिस हुई, क्या बना, स्पर्मेटिड। फिर डिफरेंशिएशन यानी स्पर्मियोजेनेसिस हुई, क्या बना, स्पर्मेटोज हुआ, सिंपल, है ना। और स्पर्मेटोगोनिया में 46 क्रोमोसोम, है ना, प्राइमरी में भी 46 क्रोमोसोम, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 क्रोमोसोम, स्पर्मेटिड में 23, स्पर्मेटोजुआ में 23, है ना, सब में 23 क्रोमोसोम, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, अभी देखो फिर से सिंपल सा है, एनसीईआरटी में से बार बार लिखा है ना, हम बार बार पढ़ेंगे। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, क्या हुआ उसमें, पहली मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन, क्या बने, दो इक्वल साइज के, ये इक्वल शब्द लिखा है ना, अभी जब हम oogenesis पढ़ेंगे तो अनइक्वल शब्द पढ़ेंगे ऊट साइड में, अभी हमको यहाँ इक्वल देखना है। दो सेल बने जो इक्वल साइज के थे, हैप्लॉइड सेल थे, ठीक है, यानी 23 क्रोमोसोम वाला। इसके पास तो ये तो एक सेल है ना 46 क्रोमोसोम वाला, ये दो सेल में बट गया, दोनों के पास 23 और 23 हो गए, एक एक, तू आधा ले बेटा, तू आधा ले वाला हो गया, ठीक है, 23 क्रोमोसोम ईच, कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। दोनों सेल्स को क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दोनों में 23 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार मियोसिस हुई और बने 4 स्पर्मेटिड। अब कैसे समझोगे इसको, देखो एक सेल है, ठीक है, वो डिवाइड किया तो 2 सेल बने, है ना, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड किया तो 2 सेल क्या बने बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन गया, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दोनों में कितने क्रोमोसोम है, 23। अब अगर ये सेल डिवाइड करेगा तो फिर से 2 बनेंगे, ठीक है, 2 बने सेल, और ये डिवाइड किया तो भी 2 सेल बने। ये क्या थे बच्चा, ये लोग स्पर्मेटिड थे, चारों जो बने ये लोग स्पर्मेटिड थे। और ये क्या था बच्चा, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ऊपर वाला क्या था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो वही बोल रहा है ना
कि फाइनली एक स्पर्मेटोसाइट से, प्राइमरी वाले से रिजल्ट क्या हुआ, 4 इक्वल स्पर्मेटिड बने हैं, ठीक है। 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, यानी एक सेट क्रोमोसोम वाले, 23 क्रोमोसोम वाले, ठीक है। अभी आगे देखते हैं स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। अब स्पर्मेटिड बन चुका है, ठीक है, वो स्पर्मेटोजोआ बनेगा, है ना, यानी स्पर्म बनेगा। वो प्रोसेस क्या हो गई, स्पर्मियोजेनेसिस, बता चुकी हूं मैं आप लोग को। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है बेटा, देखो जब स्पर्मेटिड बना था वो एक राउंड सेल था, है ना, ऐसे बना था। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड हुआ, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर 2 सेल इससे, 2 सेल इससे, 4 स्पर्मेटिड बने, सब राउंड सेल्स थे। अब इसको तो मूव करना है ना फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एक दिन, तो ये क्या होगा बेटा, अपनी पूंछ निकालेगा, यानी कि ये, ठीक है, ये अभी राउंड सेल था, इसको लंबा होना है, तो इसको फ्लैजेला चाहिए, ये वाला चाहिए, ठीक है। ये कैसे बनेगा बेटा, एक सेल के अंदर सेंट्रियोल नाम का स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप लोग 11th में पढ़ चुके होंगे सेल वाले यूनिट में। ये सेंट्रियोल क्या करेगा, यही मदद करेगा इस फ्लैजेला को बनाने में, जो मूवमेंट कराएगा स्पर्म का। दूसरी चीज क्या होगी, यहां होता है बेटा गोल्गी एपरेटस। एक्चुअली पहली चीज ही यही होती है, पहले गोल्गी एपरेटस काम करता है, फ्लैजेला बाद में बनता है। पहले गोल्गी एपरेटस क्या करेगा, बहुत सारे प्रोटीन बनाएगा। हम लोग जानते हैं बेटा कि गोल्गी एपरेटस का काम प्रोटीन बनाना होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो वो क्या करेगा, बहुत सारे प्रोटीन बना देगा। वो जो प्रोटीन होंगे, ठीक है, वो जो प्रोटीन होंगे वो एंजाइम्स होंगे, ठीक है। हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम होते हैं सब प्रोटीन होते हैं। तो गोल्गी एपरेटस प्रोटीन बनाता है, तो एंजाइम को भी वो ही बनाएगा। वो एंजाइम एक थैले में भर जाएंगे, उस थैले को बोलते हैं बेटा एक्रोसोमल वेसिकल, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्रोसोमल वेसिकल, एक्रोसोम बन गया। अब इसके बाद पूंछ निकलनी चालू होती है ना, फ्लैजेला। क्या होता है, सेंट्रियोल होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्लैजेला बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। और क्या होता है बेटा, जो ये एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म है, यानी साइटोप्लाज्म एक सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा वाला है वो झड़ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। कौन खाएगा, नीचे गिर जाएगा, उसको कौन खाएगा, सर्टोली सेल खाते हैं, ठीक है। उनको तो खाना रहता है, न्यूट्रिशन अपने अंदर रखना रहता है, क्योंकि वो ही न्यूट्रिशन एक दिन स्पर्म को देंगे। तो ये जो एक्सेस सेल है ये निकल जाएगा बाहर, एक्सेस साइटोप्लाज्म निकल जाएगा बाहर, ठीक है। फिर क्या बनेगा बेटा, फिर बन जाएगा ये स्पर्म। अच्छा, एक चीज और होती गई, शुरुआत से लास्ट तक देखोगे तो ये न्यूक्लियस ऐसे बड़ा था पहले, बाद में छोटा होता गया और ऐसे हो गया, ठीक है, कंडेंस हो गया न्यूक्लियस। क्या हो गया, कंडेंस हो गया न्यूक्लियस, है ना। अभी ये प्रोसेस ऐसे सिंपल सी समझ ली हमने। और एक चीज बताती हूँ कि जैसे ही ये गोल सेल था स्पर्मेटिड शुरुआत में, फिर क्या हुआ पता है बेटा, ऊपर ना गोल्गी एपरेटस ऐसे ऊपर तरफ चला गया और हेड वाला हेड बनना चालू हो गया स्पर्म का। और बीच में क्या आ गया, नीचे तरफ में क्या आया, नीचे तरफ में आ गए सारे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देखो ऊपर क्या गया, ऊपर गया गोल्गी एपरेटस, ठीक है, फिर उसके नीचे क्या आ गए, सारे माइटोकॉन्ड्रिया। तो गोल्गी एपरेटस जिस जगह पे था वहां उसने एक्रोसोम बनाया और वो पोर्शन हेड में जाएगा, ठीक है। उसके नीचे न्यूक्लियस रहेगा, वो कंडेंस होके वो भी हेड में जाएगा। फिर उसके नीचे जो माइटोकॉन्ड्रिया थे वो लोग सारा क्या बनाएंगे बेटा, मिडिल पीस बनाएंगे, और उसके नीचे पूंछ निकलेगी, ठीक है। उसके नीचे क्या निकलेगी, टेल निकलेगी। जो हेड और नेक है, यानी कि जिसमें गोल्गी एपरेटस एक्रोसोम वगैरह है और न्यूक्लियस, वो हेड है। और मिडिल पीस जो है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, दोनों के बीच में नेक होता है, नेक, ठीक है। नेक में क्या होते हैं बेटा, सेंट्रियोल होते हैं, नेक में होते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये क्या एक्रोसोम है, न्यूक्लियस है, ये पोर्शन क्या हो गया, हेड हो गया। और यहाँ बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, पूरा यहाँ आ गए हैं एक जगह ऐसे टाइप से। ये स्पाइरल फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया आ जाते हैं, स्पाइरल फॉर्म में, और वो मिडिल पीस में रहते हैं। तो एम फॉर मिडिल पीस, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ आ गए। और फाइनली ऐसे पूंछ निकल गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब स्पर्मियोजेनेसिस हो गई, यानी कि स्पर्मेटिड गोल था उससे स्पर्म बन गया, फिर मैंने बताया था आप लोग को कि वो स्पर्म क्या करेगा, सर्टोली सेल्स के अंदर घुसेगा, उनके अंदर अपना सिर ऐसे ऐसे डालेगा, ठीक है। क्यों डालेगा, उसको खाना है, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है, सर्टोली सेल है, ठीक है, सर्टोली सेल है।
और बताया था ना मैंने 2 सर्टोली सेल के बीच में स्पर्म बनते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ एक सर्टोली सेल है और पड़ोस में कोई रहा होगा, इधर भी पड़ोस में कोई रहा होगा, और यहाँ क्या बन रहा है बेटा, स्पर्म बन रहे हैं। ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये क्या बन गए, स्पर्मेटिड बन गए, और उनसे क्या बन गया बेटा, स्पर्म बन गया। सिंपल सा है ना, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। फिर ये स्पर्मेटिड बनेंगे यहाँ पे, और फिर बन गया स्पर्म। इतना सा है बस, है ना, ठीक है। तो स्पर्म बन गए, वो कहाँ बेटा उनका हेड घुस गया, ये सर्टोली सेल में। स्पर्म हेड्स आर एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन प्रोसेस बाय विच मैच्योर स्पर्मेटिड्स आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल्स। अब वो सर्टोली सेल के अंदर अपना सिर जा डाल के जीवन भर तो रहेंगे नहीं, वहां से निकलेंगे भी, वही निकलने वाला प्रोसेस बेटा स्पर्मिएशन है, ठीक है। स्पर्मिएशन प्रोसेस बाय विच मैच्योर स्पर्मेटिड्स आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल्स, ठीक है। इनटू कहाँ निकलेंगे बेटा, ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बताया था मैंने, एक पाइप है प्लास्टिक की, उसके अंदर की दीवार जो है, उस दीवार में बन रहे हैं स्पर्म, ठीक है। और वो निकल के उस पाइप की खाली जगह में भी तो जाएंगे, जैसे पानी बहता है वैसे ये लोग भी निकलेंगे स्पर्म, ठीक है। तो उस पाइप की खाली जगह में आ गए ये लोग बन के, उसी खाली जगह को ल्यूमेन बोल दिया। इनटू ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रायर टू देयर पैसेज टू एपिडिडाइमिस। इसका क्या मतलब है, एक्चुअली ये बन रहा है स्पर्म टेस्टिस में, और टेस्टिस से कहाँ जाता है बेटा, टेस्टिस अगर ऐसे है तो इसके पीछे क्या होता है, एपिडिडाइमिस होता है। स्पर्म टेस्टिस से बन के एपिडिडाइमिस में जाता है, तो उसमें जाने के पहले वो ट्यूब की दीवार जो थी उससे ल्यूमेन में भी तो आएगा ना। एक टेस्टिस में 250 कमरे हैं, हर कमरे में 1 से 3 कौन है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। उन ट्यूब की दीवार में स्पर्म बन रहे हैं, वो उसकी खाली जगह में आएंगे ल्यूमेन में, और जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे, है ना, वो सब के सब, मान लो कि 250 कमरे थे तो 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मान लो, सब कमरे में 3 है तो उसमें से ऐसे निकले, ठीक है, सबसे स्पर्म निकले, और फाइनली सब इकट्ठा होकर के कहाँ जाएंगे, पीछे एपिडिडाइमिस में जाएंगे, है ना। तो उसके पहले दीवार में ही तो धंसे नहीं रहना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, ल्यूमेन में आना पड़ेगा तब तो बाहर निकलेंगे, वही चीज है। प्रोसेस बाय विच मैच्योर स्पर्मेटिड्स आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ क्या है देखो, यहाँ पे बेटा डार्क स्पर्मेटोगोनियम से पेल बना, ठीक है। पेल से क्या बना, बी स्पर्मेटोगोनियम, उससे क्या बना, स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी वाला, उससे सेकेंडरी वाला, फिर स्पर्मेटिड बन गया। फिर स्पर्म जो बने वो सर्टोली सेल के यहाँ हेड में घुसे हुए हैं, ठीक है। इनके हेड जो है सर्टोली सेल में घुसा हुआ है, स्पर्म का हेड सर्टोली सेल में घुसा हुआ है, वहां से वो बाहर निकला, ठीक है। और ये आ गया ल्यूमेन में, कहाँ आ गया, ल्यूमेन में। तो यहाँ से यहाँ आया, यानी यहाँ से ल्यूमेन में आया, वही प्रोसेस है, सर्टोली सेल से बाहर निकल के ल्यूमेन में आ गया, वही है स्पर्मिएशन। बस सिंपल सा, बहुत आसान है ये, ठीक है। यहाँ ल्यूमेन है ना, यहाँ देखो, ये इस ल्यूमेन में, यहाँ से निकल के ये ल्यूमेन खाली जगह में जाएगा, और सारे खाली जगह से निकल के फिर इस स्ट्रक्चर में जाएंगे एपिडिडाइमिस में, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि हार्मोन का क्या इफेक्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, हार्मोन क्या करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास दिमाग है ना, दिमाग में एक स्ट्रक्चर होता है बेटा हाइपोथैलेमस। ये जो ब्रेन है ना, इसके अंदर इसमें एक स्ट्रक्चर है हाइपोथैलेमस नाम का, ठीक है, हाइपोथैलेमस। वो हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है, एक हार्मोन सिक्रीट करता है। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रीट करेगा, क्या हार्मोन, GnRH, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कब, प्यूबर्टी आएगी तब, ठीक है। ये क्या होगा, प्यूबर्टी आएगी तो हाइपोथैलेमस से ये जो हार्मोन है बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेगा। स्टार्ट एट प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन। क्या स्टार्ट एट प्यूबर्टी, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन secretion of gonadotropin from hypothalamus, gonadotropin releasing hormone from hypothalamus। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा बेटा, क्योंकि ये जो हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस के नीचे ग्लैंड होती है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड,
जिसको बोलते हैं मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि हमारे बॉडी में जो भी हार्मोन का लोचा है, मैक्सिमम हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं वहां से, वो मास्टर है, और भी सब जगह से रिलीज होंगे। वो हाइपोथैलेमस हार्मोन सीक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करता है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, सिंपल सा ऐसे समझ सकते हो। अब ये जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकला, ये नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजेगा कि जाओ अब तुम हार्मोन निकालो, और उस पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलेंगे वो होंगे गोनेडोट्रोपिन्स, ठीक है। तो इसने क्या किया, गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करवा रहा है। ये हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकला है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स को रिलीज करा रहा है, ठीक है। इसलिए इसको बोल दिया गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेंगे उनको गोनेडोट्रोपिन बोलेंगे। पर क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेंगे एक दिन वो टेस्टिस पे इफेक्ट डालेंगे, यहाँ पर फीमेल में ओवरी पर डालते हैं, तो गोनेड पे इफेक्ट डाल रहे हैं इसने गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन। तो फाइनली देखो गोनेड पे इफेक्ट डाल रहे हैं तो गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, और उसको रिलीज कौन करवा रहा है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हो गया सिंपल। अभी देखो इंक्रीज्ड लेवल ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट एट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, बताया ना मैंने, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकला, उसने किस पे इफेक्ट डाला, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और वहां से गोनेडोट्रोपिन रिलीज करवाएगा, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ 2 गोनेडोट्रोपिन्स, ठीक है। क्या गोनेडोट्रोपिन होंगे बेटा, एलएच एंड एफएसएच। एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सिंपल सा है ना। अभी देखो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं उसके भी 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक आगे वाला एक पीछे वाला। आगे मतलब 2 पार्ट है, जैसे घर में 2 कमरे होते हैं ना, एक कमरा आगे तरफ एक पीछे तरफ, तो आगे तरफ से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, पीछे से 2 ही निकलते हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे हार्मोन वाले चैप्टर में, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, वो सब यहाँ नहीं पढ़ना है। आगे वाला जो कमरा है यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे बहुत सारे हार्मोन निकलेंगे, ठीक है। उनमें से एक होगा गोनेडोट्रोपिन्स, यानी कि LH एंड FSH, 2 गोनेडोट्रोपिन्स, LH एंड FSH, ठीक है। सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस से क्या निकला बेटा, GnRH, उसने किस पे इफेक्ट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, उसने क्या निकले, 2 गोनेडोट्रोपिन, LH एंड FSH, इतना निकल गया। अब वो क्या करेगा, LH करेगा टेस्टिस में लेडिक सेल होते हैं उनको इफेक्ट करेगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, 2-2, 3-3 जो भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, उनके बीच में जो खाली जगह, उनके बीच की जो जगह होती है ना, उसमें लेडिक सेल होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडिक बोलते हैं। वो जो लेडिक सेल है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, मेल हार्मोन, लेकिन किसके दबाव में करेंगे, कौन बोलेगा उनको सिक्रीट करने को, उनको LH बोलेगा। तो ये LH क्या करेगा, जाएगा ब्लड से, और ब्लड के थ्रू टेस्टिस में पहुंच गया, वो भी इंटरस्टिशियल स्पेसेस में और लेडिक सेल पे। इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उनके बीच की खाली जगह, वहां पहुंच गया, और वहां पे लेडिक सेल मिले इसको। उसने बोला L फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, L फॉर लेडिक सेल, बोला कि चलो तुम मेल हार्मोन सिक्रीट करो, तुम बनाओ इस हार्मोन को। तो स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स, बेटा जो एंड्रोजन मेल हार्मोन होते हैं उसमें जो बहुत सारे होते हैं, 3-4 तरीके के, उसमें जो मेन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन निकला क्यों, क्या करेंगे ये एंड्रोजन, स्पर्म बनाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएंगे ये हार्मोन लोग, और बाकी जो मेल के फीचर्स होते हैं, दाढ़ी वाड़ी, ये सब कुछ इसी की वजह से तो आते हैं। तो ये जो एंड्रोजन है ये क्या कराएगा बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्म को बनवाएगा, ये इसका काम हो गया। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि LH का काम हो गया। अब हमको FSH देखना है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से तो 2 हार्मोन निकले थे ना, एक LH और एक FSH, तो LH ने अपना काम कर दिया, अब FSH को भी करना है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रखा गया है, एक्चुअली फॉलिकल्स बेटा ओवरी में होते हैं, पर वहां भी वो कुछ काम कर रहा था, यहाँ भी वैसे ही काम कर रहा था कुछ, तो नाम को नहीं बदला गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ही बोल दिया FSH। ये करता क्या है, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है। सर्टोली सेल याद है ना, जिनके बीच में स्पर्म बन रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 2 सर्टोली सेल के बीच में पूरे स्पर्म प्रोसेस होता था बनने का,
तो ये FSH उन सर्टोली सेल पे जाके एक्ट करेगा और क्या करेगा, कुछ चीजें सिक्रीट करवाएगा, सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म बनने के प्रोसेस में हेल्प करेंगे, और स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, पूरा स्पर्मियोजेनेसिस एक स्टेप है स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो ये पूरे प्रोसेस में हेल्प करेंगे। अभी देखो सम अप करते हैं। ये सबसे पहले क्या था बेटा खोपड़ी में, हाइपोथैलेमस। उस हाइपोथैलेमस के नीचे कौन सी ग्लैंड थी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, एंड उसका भी आगे का कमरा एंटीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस ने कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया, GnRH, और एंटीरियर पिट्यूटरी पे उसने काम किया, तो पिट्यूटरी ने कौन से दो हार्मोन निकाले, FSH एंड LH। ठीक है, LH एक्ट किया लेडिक सेल पे, LH किस पे गया काम करने, लेडिक सेल पे। ठीक है, और लेडिक सेल ने क्या रिलीज किया, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, क्या रिलीज किया, टेस्टोस्टेरॉन। बताया था ना मैंने, मेल हार्मोन एंड्रोजन रिलीज करेगा और वो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएंगे, करवा रहे हैं। देखो है, LH लेडिक सेल पे एक्ट किया तो टेस्टोस्टेरॉन निकला और स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहे हैं। फिर FSH कहाँ गया बेटा, S फॉर FSH में S आ रहा है ना, S फॉर सर्टोली सेल। उसने क्या किया, कई केमिकल निकाले। एक तो इनहिबिन हार्मोन, कि जब भी ज्यादा स्पर्म बन जाएगा तो बोलेगा जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को, बस अब हार्मोन मत भेजो, अब हम बहुत स्पर्म बना चुके हैं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है अब भेजने की। तो नेगेटिव फीडबैक, यानी कि रोकेगा स्पर्म बनने को, कि रुको थोड़ा रुको। इसीलिए मैंने पहले बताया था पीरियोडिक रिलीज होता है बेटा, स्पर्म पीरियोडिकली बनते हैं, कि ज्यादा बन गए तो अब ये लोग बोलेंगे मत बनाओ, अब रुको थोड़ा, बहुत हो गया। ठीक है, तो ये हार्मोन निकला। दूसरा, ये सर्टोली सेल क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है ना। और बेटा ये एक हार्मोन, एक और केमिकल निकालता है, ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या है ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। बता, एंड्रोजन से जो बाइंड कर जाए वही प्रोटीन। एंड्रोजन क्या था, ये टेस्टोस्टेरॉन, इससे जाके बाइंड करेगा। ठीक है, एक्चुअली मेल हार्मोन से बाइंड करेंगे ये लोग। ठीक है, तो मेल हार्मोन कंसेंट्रेट हो जाएंगे और ल्यूमेन में बैठे रहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, और स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कराएंगे। तो सर्टोली सेल ने क्या बनाया, मेन पहले एक तो कुछ ऐसे केमिकल बनाए जो स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहे हैं। दूसरा, ऐसी चीज बनाई जो स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट भी करेगी, इनहिबिन। वो एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके बोलेगा अब FSH मत भेजो, अब बहुत स्पर्म बन गया है। और एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो कि टेस्टोस्टेरॉन वगैरह से जाके बाइंड हो, मेल हार्मोन से जाके बाइंड होगा। ठीक है, इतना हो गया। चलो अभी देखेंगे हम स्पर्म कैसा होता है, कैसा दिखता है, स्ट्रक्चर देखेंगे। स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक सेल है बेटा, हम उसको माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। स्पर्म इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। उसके 4 पार्ट हो गए। सर हो गया, जैसे हमारा ना सर हो गया, गला हो गया, फिर धड़ हो गया, फिर नीचे पैर वैर होते हैं, तो ऐसे इसको मान लो, इसका सर हो गया, ठीक है, गला हो गया, मिडिल पीस हो गया पूरा, और फिर इसकी पूंछ हो गई पैर की जगह। ठीक है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, इतना हो गया। अब हेड में क्या भरा है, मैंने बताया था ना बेटा, सबसे पहले जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा था तो गोल्गी बॉडीज गए थे, उन्होंने एक एक्रोसोम बना दिया था, न्यूक्लियस जो था वो कंडेंस हो गया था, न्यूक्लियस। ठीक है, तो स्पर्म में हेड में क्या है, एक्रोसोमल कैप, जिसमें भर भर के एंजाइम रखे हुए हैं। क्यों रखे हैं वो भी हम पढ़ेंगे। उस थैले के अंदर बहुत सारे एंजाइम है। उसके नीचे क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर गले में क्या होगा, सेंट्रियोल होंगे गले में, है ना, सेंट्रियोल होंगे गले में। ये इन सेंट्रियोल्स का ना इम्ब्रियो जब फॉर्म होगा वहां भी रोल होगा। ठीक है, तो ये सेंट्रियोल होंगे। और मिडिल पीस आ गया। मिडिल पीस में क्या बेटा, देखो सेंट्रियोल कहाँ थे, नेक में थे, है ना। और हेड में क्या था, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। मिडिल पीस में क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने बताया था ना बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया लोग मिडिल पीस में रहते हैं। और फिर नीचे आ गई पूंछ, ठीक है, टेल। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। पूरे स्पर्म के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी, क्योंकि ये भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, पूरे स्पर्म के बाहर। क्यों, क्योंकि ये एक सेल है बेटा, स्पर्म एक सेल है, सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है बाहर। ठीक है, तो देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है कि बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर ये हेड है। हेड में क्या है बेटा, एक्रोसोम है और न्यूक्लियस है। न्यूक्लियोसोम में क्रोमोसोम होंगे, है ना, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होंगे। फिर नेक आ गया। नेक में क्या थे, सेंट्रियोल्स।
जो कि पूंछ वूछ शुरू में बनवाते हैं, है ना, और बाद में जो बच्चा होगा उसमें भी इनका कुछ काम है। फिर ये मिडिल पीस आ गया, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी सोर्स देंगे, स्विमिंग, ये तैरते हुए जाएंगे ना फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तो स्विमिंग के लिए इनको एनर्जी ताकत देंगे। और टेल, ठीक है, इसकी पूंछ हो गई जो कि मूवमेंट करती है। अभी देखो हेड को, देखो हेड में क्या है, कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ऐसे यहाँ ये लंबा सा न्यूक्लियस है ना, ये लंबा न्यूक्लियस है, तो वही बोल रहा है कि हेड में क्या है बेटा, इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हम तो जानते हैं बेटा कि स्पर्म में हैप्लॉइड होता है, उसमें एक ही सेट होगा क्रोमोसोम का, डिप्लॉइड तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि स्पर्म ओवम डिप्लॉइड होंगे तो बच्चा तो 4 सेट क्रोमोसोम वाला हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो स्पर्म में एक सेट, ओवम में एक सेट, दोनों मिलके बच्चा बनाएंगे जिसमें डबल सेट आ जाएगा। तो स्पर्म का न्यूक्लियस कैसा होगा बेटा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, लंबा न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसके ऊपर एक्रोसोम की टोपी लगी रहती है ना। एंटीरियर पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम, ठीक है। एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। मैंने बताया ना, एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम भरे रहते हैं। किसने बनाए थे एंजाइम, किसने बनाए थे, गोल्गी एपरेटस ने बनाए थे, क्योंकि वो प्रोटीन बनाता है और एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम एक्रोसोम में भरे हैं। फिर एक क्या होगा, जैसे बहुत सारे हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, तोड़ने वोड़ने वाला काम करते हैं, डाइजेशन करते हैं। ये एंजाइम में सबसे अच्छा एक मेन एंजाइम क्या है, हाई एल्यूरोनिडेज। हम पढ़ेंगे बेटा फर्टिलाइजेशन में इसका रोल। ये क्या करेगा, जब स्पर्म ओवम के पास पहुंच जाएगा ना, ये ओवम में मान लो स्पर्म है, तो इसको इसके अंदर घुसना रहेगा अपना न्यूक्लियस डालने के लिए, तो ये एंजाइम रिलीज करता है एक्रोसोम सारे, और इस दीवार को डिसॉल्व करेगा एक्रोसोम ओवम की, और इसके अंदर अपना न्यूक्लियस छोड़ देगा, ठीक है। एक्चुअली ओवम के बाहर एक दीवार होती है, जोना पेलिसिडा, हम पढ़ेंगे ओवम में। उस दीवार के अंदर घुस पाए ये, उस दीवार को उस जगह पे तोड़ने के लिए, दीवार तोड़ने के लिए हथौड़ा नहीं, इसके पास हथौड़े की जगह क्या है बेटा, एक्रोसोम है, उसमें एंजाइम भरे हैं। वो हथौड़ा नहीं, वो केमिकल का हथौड़ा मारेगा और तोड़ देगा उस जगह को और घुस जाएगा अंदर, अपना न्यूक्लियस डाल देगा, ठीक है। आगे देखो, अभी क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे, है ना। हमने हेड तो देख लिया कि हेड में क्या क्या था, ठीक है। 1 मिनट बेटा, एक्रोसोम को देखो। एक्रोसोम में क्या है, मैंने बताया ना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, मेन क्या है, हाई एल्यूरोनिडेज, जो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में, बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। अभी यहाँ देखो एक जैसे कि यहाँ स्पर्म आया है तो बाइंड हो गया। ये ओवम के बाहर बेटा एक मेम्ब्रेन होती है, दीवार होती है, ठीक है। किसी घर में कोई बैठा है तो बाहर दीवार होगी, वो दीवार थी जोना पेलुसिडा, उसके पास आके स्पर्म बैठ गया, फिर वो अपने एंजाइम रिलीज करेगा, एक्रोसोम रिएक्शन बोलते हैं। एक्रोसोम अपने सारे एंजाइम रिलीज करेगा, देखो एंजाइम रिलीज किए हैं ना इसने, दिख रहे हैं, खूब सारे एंजाइम रिलीज कर दिए हैं यहाँ, ठीक है। और इस दीवार को तोड़ेगा, ठीक है, दीवार टूट गई। फिर ये क्या करेगा, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक स्पर्म है ना बेटा, एक सेल है ना बेटा, तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है स्पर्म में, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और जब फ्यूज हो गई तो बस इसने फिर अपना न्यूक्लियस अंदर छोड़ दिया, जाओ भाई तुम अब बच्चा बनाना है तुमको, दोनों न्यूक्लियस मिलके बच्चा बनाएंगे। पता है मेल और फीमेल के न्यूक्लियस को मिलने को क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस। जो मेल और फीमेल का जो न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे ना, उस प्रोसेस को एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताऊं, एम्फीमिक्सिस। एम्फी मतलब 2, मिक्सिस मतलब मिक्स हो गए दोनों के न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो हेड को छोड़ो स्पर्म के, अब मिडिल पीस पे आओ। इसमें क्या होता है मिडिल पीस में बेटा, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया ना, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है और स्पर्म को चाहिए बहुत सारी एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, है ना। ये पूंछ जो घूमेगी ना, तैरती हुई जाएगी, तैरने के लिए चाहिए एनर्जी। दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी, बताया ना, स्पर्म मोटिलिटी यानी स्पर्म का दौड़ना चलना फिरना, उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया। स्पर्म की मोटिलिटी क्यों जरूरी है, एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज करने के लिए मोटाइल होना चाहिए ना, तब तो जाएगा ऊपर ओविडक्ट में। हाँ एक्चुअली देखो, जब भी स्पर्म आएगा तो वेजाइना के थ्रू फाइनली तो ओविडक्ट में ही जाएगा ना, वही फर्टिलाइजेशन होता है।
मैं बता चुकी हूँ कब, जब ओविडक्ट पढ़ाया था। तो उस ओविडक्ट तक पहुंचने के लिए उसको तैरना है, तैरने के लिए चाहिए एनर्जी, ठीक है। अभी देखो, अब इजैक्यूलेशन क्या होता है। एक बार अगर मेल इजैक्यूलेट करता है, एक बार सीमेन निकलेगा एक क्वार्टस में, यानी एक इंटरकोर्स में, तो उसमें कितने स्पर्म निकलेंगे बेटा? 250 से 300 मिलियन, ठीक है। 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं एक बार में। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, अगर बोलेंगे कि ये मेल फर्टाइल है, तो ये जो 200 से 300 मिलियन निकले हैं, इसमें से कम 60% जो ये स्पर्म होते हैं, उनका नॉर्मल साइज और शेप होना चाहिए, है ना, नॉर्मल साइज और शेप होना चाहिए। और उस 60% में भी जो 40% हैं, उनकी मोटिलिटी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। बोल दिया 60% तो नॉर्मल होने ही चाहिए। उस 60% में भी 40% ऐसे होने चाहिए जो खूब तेज दौड़ते हों, है ना, ताकि जल्दी से जाके फर्टिलाइज कर दे। एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी, एकदम खतरनाक वाली मोटिलिटी, ठीक है। सीमेन क्या होता है बेटा? सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, यही होता है सीमेन, ठीक है। स्पर्म और फ्लूइड उसमें का। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है स्पर्म का? स्पर्म कौन रिलीज करता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हम पढ़ चुके हैं कि वहीं पे बन रहे थे, ठीक है। उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा बेटा? पाइपें करेंगे, एसेसरी डक्ट। हम लोग मेल एसेसरी डक्ट पढ़ चुके हैं कि स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बनके एक जाल में घुसेगा, रेटी टेस्टिस, फिर वो टेस्टिस से बाहर निकलने के लिए जिस पाइप से घुसेगा वो वासा इफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस में घुस जाएगा, फिर एपिडिडाइमिस से भी बाहर एक पाइप निकलेगी, डक्टस डिफरेंस, वहां जाएगा, ऐसे आगे पूरा जाता जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे अभी कि वास डिफरेंस है, फिर उससे सेमाइनल वेसिकल से जाके मिला, फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट बनी, फिर वो यूरेथ्रा में गई, सब पढ़ना है, अभी देखते हैं, ठीक है। एसेसरी डक्ट क्या होती है बेटा? मेल की रेटी टेस्टिस हो गई, वासा इफ्रेंशिया हो गई, एपिडिडाइमिस हो गई और वास डिफरेंस हो गया, यही होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखना, ठीक है, उसका लेक्चर। सेमाइनल प्लाज्मा क्या है? ये फ्लूइड पोर्शन ऑफ सीमेन, अभी मैंने बताया ना, सीमेन में दो ही चीजें, सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म। ये सेमाइनल प्लाज्मा कौन बनाता है? सिक्रीशंस ऑफ, किसके सिक्रीशन होंगे? स्पर्म कहाँ से पास हो रहा है, जितनी जगह से जा रहा था वहां से पानी जैसा मटेरियल उसमें जुड़ता जाएगा, ठीक है। एपिडिडाइमिस, सबसे पहले तो टेस्टिस से निकल के एपिडिडाइमिस में गया था, तो वहां से फ्लूइड मिल गया उसको, फिर वो वास डिफरेंस में गया, वहां से भी मिल गया, फिर उसको सेमिनल वेसिकल ने भी फ्लूइड दिया, फिर वो प्रोस्टेट से पास हुआ, वहां पे भी फ्लूइड मिला, फिर वो नीचे जा रहा था जब यूरेथ्रा में, तो बल्ब साइड में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं, उन्होंने भी फ्लूइड दिया, ठीक है। तो किसका किसका फ्लूइड है बेटा? एपिडिडाइमिस, डक्टस डिफरेंस जिसको वास डिफरेंस भी बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इन सब का फ्लूइड जो सिक्रीशन है, सब ने मिल करके सीमेन का फ्लूइड बनाया है, जिसको सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। जो स्पर्म्स होते हैं बेटा, वो मैच्योर हो जाएं, वो मोटाइल हो जाएं, इसके लिए जरूरी है ये प्लाज्मा। ये स्पर्म मोटाइल कहाँ होते हैं? जो टेस्टिस होता है, स्पर्म बनते हैं ना, वहां मोटाइल नहीं होते हैं। स्पर्म कहाँ मोटाइल होते हैं बेटा? एपिडिडाइमिस में जाके मोटाइल होते हैं। टेस्टिस में स्पर्म मोटाइल नहीं रहता है, जब वो एपिडिडाइमिस में जाता है तब मैच्योर होता है और मोटिलिटी आती है उसमें, लेकिन फिर भी वो तैरता भागता बाहर नहीं निकलता है। अभी देखेंगे कैसे निकलता है। उसमें एकदम दौड़ने की क्षमता आती है जब वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंच जाता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे वहां एक प्रोसेस होता है फीमेल के अंदर, जैसे स्पर्म जाएगा, कैपेसिटेशन नाम का, हम पूरा फर्टिलाइजेशन में अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, उसके वीडियोस में डाल दूंगी। अभी देखो फंक्शंस ऑफ मेल एसेसरी डक्ट्स, ठीक है, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। जो डक्ट्स थी वो क्या थी? रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, डक्टस डिफरेंस, ये सब डक्ट हो गई। और ग्लैंड क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और वेसिकल, कौन सा वेसिकल? सेमिनल वेसिकल, ठीक है। तो ये तीनों जो मिलकर के ग्लैंड कहलाते हैं, ठीक है। सेमिनल वेसिकल पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये जो डक्ट्स थी, इन सब के फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? टेस्टिस से जो हार्मोन निकलते हैं, यानी कि एंड्रोजेंस, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन वगैरह। अभी देखो स्पर्म का मैच्योरेशन कहाँ कहाँ होगा? सबसे पहले टेस्टिस में तो वो मोटाइल ही नहीं रहता, टेस्टिस में तो बना,
स्पर्मेटोजेनेसिस हुई टेस्टिस में, है ना। उसके बाद वो एपिडिडाइमिस में गया, वहां पे इसका मैचुरेशन हुआ और इसमें क्या आई, मोटिलिटी आई, ठीक है। टेस्टिस में स्पर्म नॉन मोटाइल है, फिर यहां मोटाइल हुआ, लेकिन जब वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंचा, ठीक है, तो इसमें एकदम तगड़ी मोटिलिटी आई। क्यों? कैपेसिटेशन नाम का प्रोसेस हुआ। ये क्या होता है कैपेसिटेशन? बेटा फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है? कैपेसिटेशन नाम का प्रोसेस हुआ जब वो फीमेल ट्रैक्ट में गया और वहां पर ये फुल्ली मोटाइल हो गया और दौड़ता भागता ये नीचे से ऐसे ऐसे पहुंचते पहुंचते ओविडक्ट में पहुंच जाएगा और यहाँ ओवम से फ्यूज कर जाएगा। तो देखो सबसे पहले स्पर्म कहाँ बना बेटा? टेस्टिस में, वहां से कहाँ गया? एपिडिडाइमिस में, फिर कहाँ गया? वास डिफरेंस में, ठीक है। वास डिफरेंस में कैसे स्पर्म घूमता है? माना कि वो एपिडिडाइमिस में मोटाइल हो गया है, लेकिन फिर भी जब वो बाहर निकलेगा मेल के, तो वो अपने फ्लैजेला के मूवमेंट से नहीं निकलता है, ठीक है। उसको धक्का दे के बाहर भेजा जाता है। जब एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस में गया बेटा, तो वास डिफरेंस एक मस्कुलर ट्यूब होती है, मसल्स होती हैं उसकी दीवार में, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर करके उसको धक्का दे के बाहर भेजती हैं। और कहाँ पहुंच गया वो? एम्प्यूला ऑफ वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जब खत्म होती है तो वहां एक सूज जाता है, बल्ब जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको एम्प्यूला बोलते हैं, वहां पहुंच गया ये। और उस वास डिफरेंस का एम्प्यूला है ना, उसके बगल में एक स्ट्रक्चर आएगा सेमिनल वेसिकल, वो एक फ्लूइड देगा बेटा, ठीक है। वो फ्लूइड सेमिनल फ्लूइड है, वो मिल गया इसको। फिर ये कहाँ गया? ये सेमिनल ग्लैंड बेटा और ये क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस, ये दोनों मिलके एक डक्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। वहां घुस गया ये। और इजैक्यूलेटरी डक्ट बेटा कहाँ घुस जाती है? यूरेथ्रा में, ठीक है। यूरेथ्रा में जो क्या बोलते हैं, पूरा पेनिस के थ्रू बाहर निकलते हुए बाहर चला जाएगा स्पर्म, तो इजैक्यूलेटरी डक्ट में गया, फिर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में गया, ठीक है। इजैक्यूलेटरी डक्ट जो होता है वो यूरेथ्रा में खुलता है ना बेटा, तो उस यूरेथ्रा के साइड में दो पूरा वो लगा रहता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और उससे पास होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही रहता है, उससे पास होती है यूरेथ्रा। तो जब पास होगी तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपने सिक्रीशन दे देगा, उसमें मिल्की सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो रिसीव्स प्रोस्टेटिक मिल्की फ्लूइड। और उसके बाद बेटा थोड़ा सा नीचे पहुंचा तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड रहते हैं, वो भी सिक्रीशन दे देंगे उसमें स्पर्म को यूरेथ्रा में, ठीक है। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के भी सिक्रीशन मिलेंगे। फाइनली इट कम्स आउट थ्रू यूरेथ्रल मीएटस, फाइनली बाहर निकल जाएगा। जैसे हम डायग्राम देख सकते हैं बेटा, यहाँ टेस्टिस है, यहाँ बन गए स्पर्म, कहाँ जाएंगे? एपिडिडाइमिस में, यहाँ मोटिलिटी मिलेगी इनको, ठीक है। फिर ये इस ट्यूब में जाएंगे, क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सॉरी डक्टस डिफरेंस। वास डिफरेंस में ये अपने फ्लैजिला से नहीं मूव कर रहे हैं, वास डिफरेंस एक मसल की ट्यूब है, वो धक्का दे के कॉन्ट्रैक्ट करके मूव करा रही है। यहाँ से बाहर निकले तो यहाँ देखो, यहाँ टेस्टिस है, यहाँ बने, यहाँ से इधर आए एपिडिडाइमिस में, फिर वास डिफरेंस में, फिर ऐसे घूमते 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 कहाँ पहुंच गए बेटा? ये एम्प्यूला आ गया, वास डिफरेंस अब खत्म हो रहा है। और बगल में कौन है? सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल मैंने बताया था ना, इससे भी फ्लूइड इसको मिलेगा और ये दोनों मिल करके इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाएंगे। ये इजैक्यूलेटरी डक्ट कहाँ खुला बेटा? यूरेथ्रा में खुलेगा। और ये यूरेथ्रा के बगल में क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। यूरेथ्रा के बगल में क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। एक्चुअली प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसी में से पास होती है यूरेथ्रा। ये फोटो में एक्चुअली काट के दिखा रहे हैं इसलिए बगल में दिख रहा है, ठीक है। तो वो पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच से पास हो रही है यूरेथ्रा। यहाँ आए, फिर इधर नीचे आए, थोड़ा सा गए तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है बगल में, उसने भी बोला तुम भी लो सिक्रीशन, ठीक है। सब लोग सिक्रीशन दे दिए, फिर ये फाइनली बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अभी ये एक चीज होती है ब्लड टेस्टिस बैरियर, ये क्या नाम है? एक्चुअली यहाँ ब्लड का कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी बताते हैं, थोड़ा बहुत लेना देना है, कैसे नहीं है बताते हैं। ये देखो बेटा क्या है, ये बताया था ना, ये क्या है? सर्टोली सेल है, ठीक है। और दो सर्टोली सेल के बीच में क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और यहाँ बगल में हो रही है, इधर बगल में हो रही है, क्योंकि यहाँ भी बगल में सर्टोली सेल होगा, इधर भी होगा बगल में, ठीक है। तो क्या होता है ना, ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोइड और फाइनली स्पर्म बना हुआ है, जो कि स्पर्म का हेड कहाँ घुसा है बेटा? सर्टोली सेल में, है ना।
ये सब पढ़ चुके हैं। अभी ये देखो क्या है, जो दो सर्टोली सेल होते हैं इनके बीच में ना ये दोनों दीवार बना लेते हैं, ठीक है, ये एक रास्ता वो बना लेते हैं, एकदम ज्वाइन हो जाते हैं, पूरा एकदम वो बना लेते हैं कि हम दोनों जुड़ गए हैं दीवार टाइप का, अब हम लोग मिल गए हैं आपस में, ठीक है। तो ब्लड टेस्टिस बैरियर इज फॉर्म्ड बाय एडजेसेंट सर्टोली सेल्स, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, इन्होंने ना ये दीवार बना दी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जर्म सेल तो इधर रह गए और जो सेल बन रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड और ये स्पर्म वगैरह वो नीचे तरफ चले गए। अब यहाँ क्या होगा पता है, ये जो बैरियर बना है, ये जो है ना दीवार टाइप की, इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड होता है, ठीक है, जो ब्लड सप्लाई होगी उससे कोई भी हार्मफुल केमिकल, ठीक है, वो इन तक नहीं पहुंच पाएगा, स्पर्म तक, और उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि स्पर्म बनने में नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना, सृष्टि का क्रम है ये तो सब। तो ब्लड से कोई भी हार्मफुल केमिकल जा करके स्पर्म को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए ये बैरियर बनता है कि अब यहाँ से कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए किसी भी तरीके का। लोग कुछ भी खाते रहते हैं उल्टा पुल्टा, है ना, और नशा वशा करते रहते हैं और दवाई ववाई कुछ कुछ खाते रहते हैं, तो कोई भी हार्मफुल केमिकल यहाँ ना जाए, स्पर्म पे इफेक्ट ना करे, ऐसा इस बैरियर का उद्देश्य है, ठीक है, ब्लड टेस्टिस बैरियर जो एडजेसेंट सर्टोली सेल बनाते हैं। ठीक है बच्चा लोग, होप आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चंस पूछ लेना। थैंक यू, बाय।